जैसे जैसे उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों का उपचुनाव आ रहा है, अखिलेश यादव हर गुजरते दिन के साथ हमलावर हो रहे हैं। वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स पर जाकर वो भारतीय जनता पार्टी पर धावा बोल रहे हैं। सामने पापा की परियां बैठी हुई हैं, मगर उनके सामने ही बीजेपी की बखिया उधेड़ रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि ये तो वो बीजेपी है ना जो दंगा को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, मगर अब बहराइच सांप्रदायिक हिंसा में पुलिस का किरदार सामने आ रहा है। वो कस्टडी के अंदर यानी पुलिस हिरासत के अंदर पिछले 14 दिनों में 2 मौतों का जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यह सब हुआ है राजधानी लखनऊ के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर भी करारा प्रहार बोलते हैं अखिलेश यादव। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, अखिलेश यादव को इस बात की परवाह नहीं कि सामने कौन इंटरव्यू कर रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, आज तक की वो महिला पत्रकार, उन्होंने भी अखिलेश यादव का इंटरव्यू किया था और इंटरव्यू के अंदर अखिलेश के साथ अच्छी खासी बदतमीजी की थी। इत्तेफाकन ये वही महिला पत्रकार थी जो जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चला था तो बुलडोजर पर चढ़ गई थी और पत्रकारिता की सबसे शर्मिंदा करने वाली मिसाल पेश की थी। आज अखिलेश यादव के सामने एक और पापा की परी थी। मंच था एबीपी न्यूज का। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया वो सबसे नकारात्मक है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में इतना दोहराव बांटने वाला कोई नारा पेश नहीं किया गया है। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, सरकार अगर बेईमानी नहीं करेगी और जिस तरीके से पहले दिन से ये उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, बीएलओ से लेकर के चुनाव से जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, बीजेपी ने अपनी तरीके से पोस्टिंग दी है। और जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हो कि इसको रामपुर बना देंगे, कई मंचों से उन्होंने ये कहा हो, और फिर जो नारा निकल करके आया है, देश के इतिहास में इससे खराब, इससे नेगेटिव नारा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया होगा जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल में दिया है। बटेंगे तो कटेंगे, ये जो नारा है पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे खराब नारा है और नेगेटिव नारा है। ये वो लोग हैं जो कमजोर दिखाई दे रहे हैं, वो नारा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अब सरकार उनकी रक्षा नहीं कर सकती है, अब रक्षा आपको स्वयं करना पड़ेगा। और सच्चाई तो ये है कि पीडीए की एकता को लेकर के ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इसी की वजह से ऐसा नारा दे रहे हैं। पीडीए के लोग, पीडीए जोड़ेगा और जीतेगा, और वो शुरुआत हो चुकी है। इस तरह के नारे जो नेगेटिव नारे दे रहे हैं उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, वो ढलान पे हैं और समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोग चढ़ान पर हैं, हम लोग ऊंचाई पर जाने वाले हैं। दोस्तों, पुलिस हिरासत में जो मौतें हो रही हैं उस पर भी अखिलेश यादव ने कहा, मगर ये जो बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है जिसका भाजपा इस्तेमाल अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी कर रही है, और इस नारे को सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था और अब आरएसएस पूरी तरह से उनके इस नारे के पीछे है। एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का है। उनके नारों के सहारे जो है भाजपा चल रही है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अखिलेश यादव ने एक और मंच पर कहा था कि दरअसल ये जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, ये इजाद हुआ बीजेपी की एक प्रयोगशाला में, और फिर यह फैसला किया गया कि सबसे ज्यादा जहरीला कौन सा भाजपा का नेता बोलता है, और तब चुनाव हुआ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का और तब यह नारा लगाया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा, इस पे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी बहुत दिलचस्प बात कही। वो कहते हैं कि ये जो बटेंगे तो कटेंगे यानी अब तक नहीं बटे हैं, तो बड़ा सवाल ये कि क्यों बटेंगे और क्यों बटने दिया जा रहा है। क्या भाजपा इतनी बेबस है कि जनता को बटने दे रही है अपने राज में? सुनिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद किस तरह से पोल खोल रहे हैं भाजपा के इस नारे की। आप कहते हैं बटो मत, बटेंगे तो कटेंगे। पहली बात तो यह है कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो ये बटेंगे जो क्रिया प्रयोग की जा रही है ये भविष्यकाल की क्रिया है। इसका मतलब है कि अभी बटे नहीं हैं, अभी हम एक हैं। जब एक हैं तो कौन सा वो कारण है जिसके कारण बट जाएंगे? तुमको कैसे पता चल रहा है कि बट जाएंगे हम? कौन से वो कारण है? उन कारणों को तो जनता के सामने रखो कि इन कारणों से हमको लगता है कि हम बट जाएंगे। वापस लौटते हैं अखिलेश यादव के इंटरव्यू को। वो
दंगा पर भी, क्योंकि भाजपा ये लगातार कहती है कि हमारे राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ, मगर फिर बहराइच सांप्रदायिक हिंसा सामने उभर कर आती है। रामगोपाल मिश्र की मौत हो जाती है। जी हां, दैनिक भास्कर का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने उभर कर आता है, जिसमें दो दंगाई ये कह रहे होते हैं कि हमें पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे का वक्त दिया, वरना हम पूरे महाराजगंज में आग लगा देते। अखिलेश यादव यहां कह रहे हैं, जो जीरो टॉलरेंस वाले लोग हैं वो कहते थे दंगा नहीं होगा, तो उनको पुलिस पर क्यों कार्रवाई करनी पड़ी बहराइच में? बीजेपी बचाने वाला दल नहीं, फंसाने वाला दल है। सुनिए किस तरह से हमलावर हो रहे हैं अखिलेश यादव। तो जीरो टॉलरेंस वाले लोग हैं जो कहते दंगा नहीं हो रहा, फिर उनको पुलिस पे क्यों कार्रवाई करनी पड़ी? बहराइच के दंगे में जो पुलिस पे कार्रवाई हुई वो किसकी नाकामी है? उन्हीं का विधायक लिख करके दे रहा है बीजेपी के लोगों को कि बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग बीजेपी के से बेहतर कोई नहीं जानता। बीजेपी बचाने वाली दल नहीं है, बीजेपी फंसाने वाला दल है। बहराइच को वो दंगा मानने को तैयार नहीं है। अगर आप भी नहीं मानोगे तो मैं क्या किससे स्वीकार करूं? और आपको भी सावधान रहना चाहिए। ये गंगा मां से झूठ बोलते हैं। आपका एक चैनल गंगा भी है, उसका भी एबीपी गंगा नाम है, तो सोचिए क्या बोल के चले जाएंगे आपके सामने, जो मां गंगा से झूठ बोलते हैं। अखिलेश यादव ये भी याद दिलाते हैं कि हम लखनऊ में बैठे हुए हैं। ये वो लखनऊ है जहां पिछले 15 दिनों में 2 लोग पुलिस हिरासत में मारे गए, मोहित पांडे, अमन गौतम। जी हां, 2 लोग पुलिस कस्टडी में मारे गए, मगर मजाल है गोदी मीडिया इस पर कोई चर्चा करे। बकौल अखिलेश यादव जिस राजधानी में हम लोग बैठे हुए हैं, आप कल्पना कीजिए कस्टोडियल डेथ हो रही है वहां पर, पुलिस का अन्याय चरम सीमा पर पहुंच गया हो, जो थाना हमें न्याय दिलाते हैं वो अत्याचार गृह बन गए हैं। हर गुजरते दिन के साथ अखिलेश ने ये जो नारा दिया है ना, अत्याचार गृह यानी टॉर्चर रूम, ये लोकप्रिय होता जा रहा है और ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के निजाम, उनके शासन पर। सुनिए क्या बोल रहे हैं अखिलेश। उत्तर प्रदेश की समस्या है, समाधान जिसका ढूंढा था सरकार नाकाम है। जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, जिस राजधानी में हम लोग बैठे हैं, आप कल्पना कीजिए कि कस्टोडियल डेथ हो रही हो वहां पर, पुलिस का अन्याय चरम सीमा पर पहुंच गया हो, जो थाने हमें न्याय दिलाते हैं, जहां पर हम न्याय के लिए जा सकते हैं, वो अत्याचार गृह बन गए एक तरीके से। कोई थाने में जाएगा तो हो सकता है उसकी जेब से पैसे निकाल लें या वसूली हो जाए, और वसूली के अलावा अगर कुछ हो तो हो सकता है उसकी हत्या हो जाए। ये कोई पहली हत्या नहीं है उत्तर प्रदेश में। इसी राजधानी में इससे पहले एक दलित बेटी की हत्या की गई, कस्टोडियल डेथ हुई, और अभी हाल में ही एक और मोहित नौजवान की हत्या हो गई। सरकार के पास जवाब क्या है? और इसी लखनऊ के पास इस सरकार ने दंगा करा दिया। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, दूसरों पे आरोप लगाते थे, वो सरकार खुद शामिल हो रही है दंगे में। जिस सरकार को सब कुछ पता था, क्या सरकार का इतना फेलियर हो सकता है, इंटेलिजेंस का इतना फेलियर हो सकता है कि उन्हें पता ही नहीं हो कि क्या होने जा रहा है? कभी भी प्रोसेशन निकलता है, थाने स्तर पर बैठक होती है, लीडर्स के बीच में बैठक होती है, रूट तय होता है, उसके बाद बहराइच में घटना हो गई। राजधानी में तो हुई कस्टोडियल डेथ, अभी जौनपुर में रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक बिन समाज के नौजवान की हत्या कर दी पुलिस ने, पीट पीट करके हत्या कर दी। और केवल यही नहीं, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद हो, मेरठ हो, कई जिलों से लगातार सूचनाएं आती हैं, समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचते हैं, उन परिवारों की मदद करते हैं। इसलिए ये बातें मैं कह रहा हूं, क्या सरकार के पास जवाब है कस्टोडियल डेथ के लेकर के? अब देखिए, अखिलेश यादव अगर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हैं तो बहुत वाजिब सवाल है। आप जानते हैं कल इस पुलिस चौकी को वकीलों ने आग के हवाले कर दिया। क्यों? क्योंकि एक अदालत के अंदर पुलिस और वकील भिड़ गए। बताइए उत्तर प्रदेश में हो रहा है। खबर आपके सामने है दैनिक भास्कर की। गाजियाबाद जिला जज कोर्ट में कुर्सियां फेंकी, पुलिस चौकी फूंकी। सुनवाई के दौरान बहस, पुलिस ने वकीलों को लाठीचार्ज कर खदेड़ा, 50 लोगों पर एफआईआर। ये देखिए पुलिस थाने पर आग लगा दी गई है। ये यूपी में हो रहा है दोस्तों। कल्पना कीजिए किसी और राज्य में हुआ होता, यानी विपक्ष शासित राज्य में, तो कितने डिबेट होते। मगर यहां तो डिबेट ही नहीं हो रहे ना। पुलिस दंगाइयों के साथ दिखाई देती है, दंगाइयों के साथ सांठगांठ करती है, दंगाई कार को तोड़ रहे हैं, पुलिस उनके साथ चल रही है। यह सब हो रहा है उत्तर प्रदेश में। बहरहाल कल ये जो खबर हुई है बहुत शॉकिंग है। जैसे मैंने बताया, पुलिस और जज आपस में भिड़ गए। खबर क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। गाजियाबाद में जिला जज की कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान बवाल हो गया। जज और वकीलों में बहस हो गई। इसके बाद वकील भड़क गए,
कोर्ट रूम में कुर्सियां फेंकी, पुलिस ने हंगामा कर रहे वकीलों को लाठीचार्ज कर खदेड़ा। इससे गुस्साए वकीलों ने कचहरी की पुलिस चौकी में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। दरअसल वकील नाहर सिंह यादव ने जज से एक व्यक्ति की जमानत अर्जी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। इसी बात को लेकर उनकी जिला जज से कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि जिला जज डायस से उतरकर नीचे आ गए। उनमें तीखी बहस हुई। जज ने फोन कॉल किया, पीएसी बुलाई और यह सब हुआ। यह सब हो रहा उत्तर प्रदेश में दोस्तों। किसी को जंगल राज दिखाई दे रहा है? बताइए। अखिलेश यादव बुलडोजर नीति पर भी सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि अगर अवैध कंस्ट्रक्शन, अवैध निर्माण की बात है तो गवर्नर हाउस के सामने जो अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जिन अफसरों ने अवैध निर्माण होने दिया उन पर आपने क्या कार्रवाई की? सवाल वाजिब है। पापा की परी के पास कोई जवाब नहीं है और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी भी इस सवाल से भागना चाहेगी। क्या कह रहे हैं अखिलेश, आइए सुनते हैं। लाखों घर गिरा दिया आपने। उन्होंने कहा सिर्फ अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की गई है। अगर अवैध निर्माण पे कार्रवाई हुई है तो अवैध निर्माण पे जो दोषी अधिकारी थे उनके कितने घरों पे आपने बुलडोजर चलाया है, जिनकी वजह से अवैध निर्माण हो रहा है। और मैं आपसे कह रहा हूं, यहां बैठ करके कह रहा हूं, गवर्नर हाउस के सामने इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वो हेरिटेज बिल्डिंग है, क्या उसका नक्शा पास है? क्या इनका बुलडोजर वहां भी जाएगा इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए? और नहीं मानते आप? किसी अपने चैनल के जो आपका स्टिंगर कोई व्यक्ति हो, चैनल का कैमरा लेकर के जाके देख सकता है। क्या उसको लीगल इलीगल क्या मानेंगे आप? आप तो ये भी कहते हैं मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास नहीं है। अगर नक्शा पास हो तो नक्शा दिखा दे। एलडीए ने पास किया कि नगर निगम ने पास किया है? मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास नहीं है। मैं तो कह रहा हूं ना, सरकार के लोग नक्शा दिखा दें उसका। लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो गाइडलाइंस दी थी उसमें इस बात को अलग रखा था कि अगर कहीं अवैध निर्माण है तो फिर आप कार्रवाई कर सकते हैं, और उसी के नाम पर अगर वो अपनी इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं तो जनता के उस वर्ग को कैसे आप लोग बताएंगे कि सरकार जो कर रही है ये विभाजनकारी है? क्योंकि इसी के आधार पर वो वोट भी हासिल कर रही है। मैं आपकी हर बात से सहमत हूं जो बात आप कह रहे हैं। एलडीए में या जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनमें सब में सूची बनी हुई है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन कहां कहां हुआ है। उन सूची के तहत आप क्यों नहीं गिरा रहे किसी का? एलडी में होगी सूची, या जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज है उनमें सूची है। और मैंने तो आपसे कहा गवर्नर हाउस के सामने इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या उसका नक्शा पास है? और फिर जिसने इलीगल कराया है, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? अखिलेश यादव भविष्य को लेकर आशान्वित दिखाई देते हैं। उन्हें ये पूरी उम्मीद है कि जो सफलता, जो कामयाबी लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन को मिली थी वो इतिहास दोहराया जाएगा विधानसभा उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनावों में। मगर अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती कई मोर्चों पर दिखाई देती है। सबसे बड़ी चुनौती, अखिलेश इस बात को बखूबी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक तौर पर हमेशा संवेदनशील रहा है। जब बटेंगे तो कटेंगे का नारा महाराष्ट्र और झारखंड में दिया जा रहा है और यह नारा किसी और ने नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया, तो अंदाजा लगाइए आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है। बहराइच और बाराबंकी, इन दोनों जगह इसकी हमें एक मिसाल, एक ट्रेलर मिल चुका है। बाराबंकी में मां बहन की गालियां देने वाले गाने चलाए जाते हैं मस्जिद के सामने, यानी कि माहौल भड़काने की कोशिश की जा रही है। बहराइच में जहां राम गोपाल मिश्र, 22 साल का राम गोपाल मिश्र मारा गया, वहां पर अगर पुलिस तैनात होती तो यह सब नहीं होता। बाद में पता चला कि दंगा भड़काने में उसमें पुलिस का किरदार था, जैसा कि दैनिक भास्कर की स्टिंग ऑपरेशन में आया। स्वाभाविक सी बात है, जब एक धार्मिक जुलूस एक मुस्लिम मोहल्ले से निकल रहा है तो वहां पर पुलिस को तैनात होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। यानी इससे पता चल रहा है कि माहौल को भड़काने में पुलिस निष्क्रिय है, नाकारा है, और कहीं ना कहीं ये इस बात की ओर इशारा कर रही है, कम से कम यह आरोप लगाया जा रहा है कि क्या यह सब कुछ भाजपा की रजामंदी से हो रहा है। यह सवाल तो किया जाएगा ना, जब पुलिस नाकारा दिखाई देगी, जब दंगाई ये कहेंगे कि हमें पुलिस ने 2 घंटे का समय दे दिया वरना हम पूरे महाराजगंज को आग लगा देते, तो भाजपा पर सवालिया निशान उठना लाजमी है। यह अपने आप में अखिलेश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक बार सांप्रदायिक माहौल भड़क जाए तब पीडीए, जिस पर अखिलेश पूरी तरह से जो है आश्रित हैं, वो मुश्किल हो जाता है।
सबसे पहले सुनिए उन्होंने अपनी सफलता के बारे में क्या कहा और आगे की राह किस तरह से देख रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति को उन्होंने सबसे ज्यादा सीट जिताने का काम किया। अयोध्या की जीत बड़ी है, अयोध्या के साथ साथ कई और लोकसभाओं की भी जीत बड़ी है। बीजेपी को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जहां प्रधानमंत्री ज्यादा वोटों से जीतते थे, कम वोटों से क्यों जीते। हार तो जीत में भी है, मतलब जीते भी हैं लेकिन हारे भी हैं वोट से। और अयोध्या का जहां तक सवाल है, जो लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जीतने के बाद विकास रुक गया है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग समाजवादियों ने बनाई है, उससे कई गुना बेहतर काम अयोध्या में समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे, क्योंकि समाजवादियों का सम्मान अयोध्या की जनता ने बहुत बढ़ाने का काम किया है। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, पिछड़ा दलित अलायंस या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अलायंस ये तब तक कारगर है जब तक माहौल सांप्रदायिक तौर पर नहीं भड़काया जाता। अगर दंगे होने शुरू हो जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है ये जो नारा है वो कमजोर पड़ता है। मगर अखिलेश यादव लगातार मुद्दे पर बने हुए हैं। वो लोगों के रोजगार की बात कर रहे हैं, अग्निवीर की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जो यूपी की निगाह से अहम मुद्दे हैं। और इन सवालों का जवाब चूंकि भाजपा के पास नहीं है, इसीलिए वो अनर्गल मुद्दों में लोगों का ध्यान भटकाकर रखना चाहती है। अखिलेश के सामने एक और चुनौती है, वो है कांग्रेस के साथ गठबंधन। हालांकि 9 सीटों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ही मैदान में हैं, कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है। मगर यह भी हकीकत है कि कांग्रेस के कुछ नेता असहज दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या यह इंडिया गठबंधन को नुकसानदेह साबित हो सकता है, यह तो हमें पता चलेगा 2027 के विधानसभा चुनावों में। इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।